मेरी 17 साल बेटी ने इंटरमीडिएट के इम्तिहान पास किए तो एक ही रट लगाई कि शहर जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती कि आजकल जमाना भी बहुत खराब है और घर से बाहर तो कभी नहीं निकली सिवाय स्कूल और कॉलेज जाने के। तो इतने बड़े शहर में अकेली कैसे रहेगी। लेकिन इकलौती बेटी होने के नाते मुझे उसकी हर जिद अजीज थी और मैंने ठान ली कि बेटी को डॉक्टर बनाना है। मैंने अपने पति से इस बारे में बात की तो मेरे पति ने भी इजाज़त दे दी थी। मेरी बेटी बहुत खुश थी कि अब वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर जाएगी, वहाँ पर पढ़ेगी और अपने ख्वाबों को पूरा करेगी। शहर के यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया और उसे हॉस्टल में भेज दिया। मेरे दिल में 100 तरह के सवाल थे, मगर फिर भी दिल थाम कर उसे भेज दिया और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगा। अभी तो आगे और लगना था। मैं घर में काफ़ी परेशान थी अपनी बेटी को लेकर। मेरे दिल में डर सा लगा रहता कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर एक दिन रात के वक्त मेरी बेटी का फ़ोन आया तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी तो जान ही निकल गई और रोते हुए बस एक ही बात की रट लगाए हुए थी कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना, उसे घर वापस जाना है। मेरी रूह फना हो गई। मुझे कुछ समझ न आया कि मैं क्या करूं। मेरे पति भी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और मेरी बेटी की हिचकियां भी रुक नहीं रही थी। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दिलाई कि मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ, बस वो चुप कर जाए, और बताया कि क्या हुआ है। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और इतना ही कहा कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर 2 महीने में ऐसा क्या हो गया। बेटी हॉस्टल में इस कदर परेशान हो गई और वापस आने की जिद कर रही है। मेरे पति काम से वापस लौटे तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। वो भी परेशान हो गए क्योंकि गांव से शहर जाने वाली कोई बस नहीं थी। मैंने बेटी को दोबारा फ़ोन किया और उसे कहा कि हम तुम्हें अभी लेकर जाते हैं या फिर सुबह। उसने अपनी हिचकियां दबाते हुए कहा कि आप लोग मुझे सुबह आकर ले जाएं। अगली सुबह हम दोनों पति पत्नी बेटी के हॉस्टल रवाना हो गए। जाकर हमने देखा कि हमारी बेटी की हालत बहुत खराब थी। वो बुखार में लिपटी हुई थी और वो नींद में थी। उसके करीब बैठी उसका कांधा हिलाया और उसको पुकारा तो मेरी आवाज़ सुनते ही उसने अपनी आंखें खोली और मुझे देखते ही मेरे गले से लगकर बहुत ज़्यादा रोने लगी। उसकी हालत देखकर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। तब तो मुझे यकीन हो चला था कि कुछ न कुछ तो हुआ है। पहले अपनी बेटी के पास उसे मोहब्बत से प्यार करते हुए कहा, मेरा बेटा क्या हुआ है तुम्हें। उसने अपनी आंखें नीची कर ली लेकिन जुबान से एक लफ्ज भी न निकाला। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन उसने मुझे इतना ही कहा कि उसे कुछ नहीं हुआ, उसे हॉस्टल में नहीं रहना, मुझे घर वापस जाना है। मेरा आप लोगों के बगैर दिल नहीं लगता। यह बात बहुत अजीब थी कि 4 महीने हॉस्टल में रहने के बाद मेरी बेटी यह कह रही थी कि उसका हॉस्टल में दिल नहीं लगता। मैंने अपने पति को कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं, बस बच्ची हॉस्टल में रहते हुए थोड़ी घबरा गई है। कुछ दिन के लिए हम इसे घर ले जाते हैं। और हॉस्टल के मैनेजर से बात करने के बाद हम लोग अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए घर ले आए। घर आने के बाद उसकी हालत संभली नहीं बल्कि और बिगड़ती चली गई। उसको बहुत बुखार था और वो दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टर से उसका इलाज करवाया लेकिन उसे कहीं पर भी आराम नहीं मिल रहा था। तकरीबन 10 दिनों के बाद उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो हम पति पत्नी के दिलों को भी चैन आया। मेरी बेटी बहुत हंसमुख और खुशमिजाज थी लेकिन जब से वो बीमार हुई थी हर वक्त अपने कमरे की लाइट बंद करके अंदर ही पड़ी रहती। आज मैं उसे कमरे से बाहर लेकर आई और धूप में बैठने के लिए कहा। कुछ देर वो तो मेरे सामने बैठी रही लेकिन उसने कोई बात नहीं की। पहले तो सारा सारा दिन मुझसे बातें करती, थकती न थी और अब इस कदर खामोश हो गई। अब तो मुझे जानना था कि आखिर हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ है जिसने मेरी चांद सी बेटी को मुरझा कर रख दिया है। कुछ दिनों तक उसकी हालत बहुत बेहतर हो गया। वह बिल्कुल ठीक होकर पहले जैसे हो गई। उसको सेहतमंद देखकर हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हो गए। हमारी खुशी की इंतहा न रही कि हमारी इकलौती बेटी पहले की तरह अच्छी हो रही है। मुझे यह भी था कि उसकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है लेकिन उसकी पढ़ाई सेहत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो मैंने उसे कहा कि बेटा तुम्हें यूनिवर्सिटी वापस जाना चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई पर बहुत खर्च हुआ है।
मेरी बात सुनकर वो बहुत परेशान हुई। मुझे उसकी परेशानी समझ न आई। कुछ देर के बाद बोली कि आप ठीक कह रही हैं, मुझे वाकई ही वापस जाना चाहिए। जब मैं उसके कमरे में गई तो मुंह पर तकिया रखे बहुत रो रही थी। मैं जल्दी से उसके पास गई, उसके मुंह से तकिया हटाया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। तो कहने लगी, मेरे पेट में बहुत अजीब किस्म का दर्द है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने जल्दी से अपनी बेटी को चादर से उठाई, उसे लेकर अपने गांव के डॉक्टर के पास ले आई। डॉक्टर ने उसे चेक किया, दवा दी, कहने लगा कि दवा खाने के कुछ देर बाद ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर मैंने उसे दवा खिलाई। थोड़ी ही देर के बाद जब मैंने उसकी तबीयत पूछी तो कहने लगी कि मुझे अब ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा। मेरा दिल बहुत घबराने लगा। मेरी एक ही बेटी है और वो भी बीमार है, ये सोचकर मैं गम में हो जाती। ये तो रोज ही होने लगा, उसके पेट में दर्द उठता। मैं उसे क्लिनिक लेकर जाती। क्लिनिक में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में 10 मिनट उसको चेक करता, दवा देता। कुछ देर तक तो ठीक हो जाती, लेकिन कभी कभी मुझे लगता कि दाल में कुछ काला है। लेकिन फिर मैंने अपनी सोच को झटक दिया। मेरे पति ने मुझे कहा कि हमारी बेटी की शादी की उम्र है, वो हॉस्टल जाना नहीं चाहती, आगे उसे पढ़ना नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि उसकी शादी कर देते हैं। मैं परेशान थी कि अपने पति को कैसे बताऊं कि इसकी तो सेहत खराब है, हर वक्त इसके पेट में दर्द रहने लगा है। लेकिन मैंने अपने पति से कोई बात नहीं की और उनकी हाँ में हाँ मिलाई। एक दिन मेरे पति ने मुझे कहा कि उनके दोस्त का बेटा डॉक्टर है, वो हमारे घर रिश्ता लेकर आना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, आप बुला लें। रिश्ता देखने के लिए लड़के की माँ और लड़का आया था। हमें लड़का बहुत पसंद आया। उसका शहर में घर था, लेकिन वो रिश्ता किसी अच्छी गांव वाली सुलझी हुई लड़की से करना चाहते थे जो इसका घर अच्छे से संभाल सके। और फिर मेरे पति जो उनके दोस्त हैं, तो हमें भी कोई एतराज नहीं था, न उन्हें कोई था। हम लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया। 2 महीने के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। मेरी बेटी एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई। इस बात ने मुझे हैरानी के साथ खुश भी कर दिया। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने अपनी जान से प्यारी बेटी को विदा कर दिया। उसके जाने के बाद हमारा घर बहुत वीरान हो गया। मेरी बेटी हमें मिलने के लिए 1 महीने के बाद आती थी। मेरे पूछने पर वो हमेशा यही कहती, मैं बहुत खुश हूँ। उसकी बात सुनकर मैं भी सुकून हो जाती। फिर एक दिन एक फोन कॉल ने मेरे पांव तले से जमीन खींच ली। वो फोन मेरी बेटी के ससुराल वालों की तरफ से था। हम लोग जैसे ही मेरी बेटी के ससुराल पहुंचे, मेरी बेटी ने बताया कि मेरी सास सुबह से गायब हुई हैं और अभी तक वापस नहीं आई। पूरा मोहल्ला छान मारा, किसी ने उन्हें सुबह से नहीं देखा। हमने दोबारा पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन बेटी की सास कहीं न मिली। मेरे पति ने अपने दोस्तों के जरिए पुलिस वगैरह से भी बात किया। पुलिस आ गई, लेकिन बेटी की सास के बारे में कोई पता नहीं लगा सका कि आखिर वो कहाँ गई। मेरी बेटी के घर में एकदम से भौचाल आ गई। आखिर मेरी बेटी की सास कहाँ जा सकती हैं। हम लोग तो शाम तक वापस आ गए। बेटी का पति भी देश से बाहर गया हुआ था। मेरी बेटी के पति का नाम आदित्य था। 1 महीने बाद उसका पति भी बाहर के देश से वापस लौट आया, लेकिन उसकी सास का कोई पता नहीं चला। 2 हफ्तों बाद एक दिन अचानक ही मेरी बेटी शाम के वक्त अपने कपड़ों का बैग साथ लिए आ गई। वो बहुत परेशान थी। मैंने उसे बिठाकर पानी वगैरह पिलाया, उसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी बेटी हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। उसने मुझे जो बातें बताई उन्हें सुनकर मैं एक बार के लिए हैरान रह गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि सास के गुमशुदगी के बाद मेरा पति बाहर के देश से लौट आया। वो भी बहुत परेशान था। उसने हर मुमकिन कोशिश की ढूंढने की, लेकिन उनका कहीं पता न करवा सका। मुझे महसूस हुआ जैसे वो अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान हो, इसलिए मुझे नज़रअंदाज कर रहा हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसने मुझे मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उससे कहा कि जब से आप आए हैं आपने मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की। मेरा पति कहने लगा कि मैं अपने कामों में बिजी हूँ, मुझे किसी की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने पति का यह जवाब सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यही मेरा पति है जो मुझसे इतने मीठे लफ्ज़ों में बात करता था, अब इस कदर तीखा बयान कर रहा है। मैंने इसे पूछने की बहुत कोशिश की कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन उसने अपने लबों से एक लफ्ज़ न बोला।
कुछ दिन के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे घर में किसी चीज की तैयारी चल रही हो। मैं किचन में आई तो मेरी ननद शाम के खाना बना रही थी। मैंने उसे पूछा कि खैरियत है, आज इस कदर तैयारियां किस बात की। उसने मुझसे रौब जमाने वाले अंदाज में कहा कि आज घर में मेहमान आ रहे हैं, आप अपने कमरे में ही रहना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपनी ननद का यह रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैंने उससे पूछना चाहा कि मैं अपने कमरे में क्यों रहूं, लेकिन उस वक्त मेरा बहस करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। इसलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने कमरे से बातों की आवाजें आ रही थी। मेरा पति और ननद दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। पिछले कई दिनों से मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। आज भी मुझे चक्कर आने लगे, साथ ही उल्टी शुरू हो गई। मैं बेहद घबरा गई। उस वक्त मेरी ननद मेरे कमरे में मेरे पति को लेकर आई। उसके मुंह से जो बातें निकल रही थी उनको सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे अभी जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अपने पर लगाए गए इतना घटिया इल्जाम सुनकर ये किसका पाप पाल रही हो जो इसकी ये हालत है। मैं तो चकराते सर के साथ बेड पर ढह गई। मेरा पति मुझे थप्पड़ मारते हुए बोला, बताओ बच्चा तुम्हारे जो अंदर पल रहा है किसका पाप है। दिल में सोचने लगी कि एक डॉक्टर होकर यह ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने पूरा इरादा कर लिया, इसको कभी भी नहीं बताऊंगी कि मेरी ये हालत किस वजह से है। मैं तो पहले ही चकरा रही थी, थप्पड़ों की वजह से बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कमरे में कोई नहीं था। बाहर से मेहमानों के बोलने की आवाजें आ रही थी। मैं उठकर दरवाजे तक आई तो बाहर से आवाज आई कि हम ये रिश्ता पक्का समझे। मुझे समझ न आया कि मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर किसका रिश्ता पक्का किया जा रहा है। रात के वक्त पति मेरे कमरे में आया तो कहा कि मैं अपने घर जा सकती हूँ, वो शादी कर रहा है। मैंने अपने पति को कहा कि अब इस घर से मेरा अर्थ ही निकलेगा। यह सुनकर वह आग बबूला हो गया और कहने लगा, जब पाप कर रही थी तब कुछ याद नहीं आया। मैं एक बार के लिए फिर खामोश हो गई। अगले दिन मुझे पता लगा कि लड़की वालों को किसी न किसी तरह पता लग गया कि मेरा पति शादीशुदा है। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। मेरे पति ने मुझसे अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर मेरे पति और ननद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह जानने के लिए मैंने सोचा ननद के कमरे में जाकर देखती हूँ। रात को मैं इसके कमरे में गई सोने के लिए। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे देखकर वो एक पल के लिए परेशान हो गई। मैंने उसे कहा कि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, इसलिए तुम्हारे कमरे में सोने आई हूँ, और जाकर आराम से बेड पर लेट गई। और 5 मिनट के बाद मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा था तो वह कमरे के दरमियान में टाट बिछाकर उसके ऊपर बैठी कुछ पढ़ रही थी, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिमागी हालत बिगड़ गया हो। थोड़ी देर के बाद वो मेरे करीब आई। मेरे दिल में खौफ की शदीद लहर उठी। मुझे लगा जैसे वो अभी मुझे कुछ कर देगी कि, लेकिन वह चुपचाप आकर मेरे करीब बैठ गई। उसकी बातें सुनकर मेरे सर पर सातों आसमान गिर गए और कदमों तले से जमीन सरक गई। वो मुझे कहने लगी, भाभी मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें घर से निकालने की, लेकिन तुम निकली ही नहीं। मैंने तुम्हें घर से निकालने की कोशिश की, तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं रहा, तुम पूरी तरह तन्हा हो गई। अगर मैं होश में नहीं हूँ तो तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। मैंने अपने तरफ से सब कुछ कर लिया है, लेकिन तुम फिर भी नहीं निकली इस घर से। तुम्हारे मोबाइल फोन से मैंने तुम्हारे पति को नकली मैसेज भेजे, जिसका पुख्ता यकीन हो गया कि तुम गैर मर्दों के साथ बातें करती हो, तुम्हारे गैर मर्दों के साथ संबंध है। फिर मैंने अपने भाई की दूसरी शादी करवाने का सोचा, उसका रिश्ता भी तय कर लिया। तुम्हारा सिर दर्द और उल्टी आना, इन सब ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुझे रात को पता चला कि तुम्हें कैंसर है, तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। और जब मुझे इस बात का पता चला, मेरी माँ तुमको रोकना चाहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरे बेटे का घर ना खराब हो। फिर मैंने भी उन्हें भी रास्ते से हटा दिया। मैंने अपनी सगी माँ को ही मार दिया, और इस बात का पता आज तक किसी को नहीं लगा। तुमने बहुत गलत किया भाभी, इस घर में आकर मेरे भाई के साथ शादी करके। मैं अपने सहेली के साथ उसकी शादी करवाना चाहती थी, मगर मेरे भाई ने कहा कि वो अपनी पसंद की शादी करेगा, और वो तुम्हें पसंद करता था। कुछ साल पहले तुम और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तुम हमेशा फर्स्ट आती और मैं पीछे रह जाती। मैंने तभी सोच लिया कि मैं तुम्हें तबाह व बर्बाद करूंगी।
मगर फिर तुम लोग गांव चले गए। उसके बाद जब तुम आखिर इस घर में आई हो तो तुम्हें देखते ही मैंने कहा कि अब तुम नहीं बचोगी, और देखो मैंने तुम्हें तबाह कर दिया। अपनी ननद की इतनी भयानक बातें सुनकर मैं दंग रह गई, पर खामोश रही। मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि मेरी ननद एक साइको पेशेंट है। बचपन की बातें मुझे तो याद नहीं थी, और उसने तब से ही मेरे लिए अपने दिल में नफरत पाल रखा था। इस कमरे में आते ही मैंने सबसे पहले काम ये किया कि जिस वक्त मेरी ननद मेरे पास आकर बैठी, मैंने आंख बचाकर अपने मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। मैंने सारी बातें अपने पति को भेज दी। अपनी बेटी की तमाम बातों ने मेरे दिल को गम से भर दिया था। उसके बाद मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मी मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपको धोखा दिया, और देखें धोखे के बदले मुझे भी धोखा मिला। मेरा पति मुझे कॉलेज के बाहर मिला था, मैं उसे पसंद करने लगी। जब मुझे पता चला वो शहर में रहता है, मैंने आपसे जिद की कि मुझे शहर में पढ़ना है। मैं शहर पढ़ने वहाँ चली गई। वहाँ मैं रोज़ाना अपने डॉक्टर आदित्य से मिलती। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने भी हाँ कर दी। अब मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इतने दिनों तक बीमारी का नाटक किया, और जब मेरे पेट में दर्द होता क्लिनिक जाने लगी। वहाँ मैंने देखा अंदर क्लिनिक में आदित्य बैठा है। वो अपने किसी दोस्त डॉक्टर की जगह पर आया था। यह सुनकर मैं फिर रोजाना क्लिनिक जाने लगी। मैं रोज अंदर आदित्य से बातें करती। जब आप अंदर आती तो चेकअप का बहाना कर देती थी। जब आपको शक होने लगा तो आदित्य ने मुझे कहा कि अब मैं क्लिनिक न आया करूं। एक दिन जब आप मेरा नकाब पहनकर क्लिनिक गई, उस दिन भी आदित्य अंदर नहीं था, तो आपको कुछ पता नहीं चल सका। जब आदित्य ने रिश्ता भेजा तो मैं हर बीमारी भूल गई, शादी की खुशियों में मशरूफ हो गई। कुछ दिन बाद मेरे सर में बहुत दर्द उठा तथा पेट में भी बहुत दर्द हुआ। तब मुझे पता चला मुझे कैंसर है। तब आदित्य काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो मैं उसे बताना चाहती थी, उसके रवैये की वजह से बता न सकी। लेकिन देखिए ना मम्मी, मेरी खुशियों की उम्र कितनी छोटी थी। रात को मुझे पता चला मेरी ननद मेरे साथ नफरत की आड़ में ये सब कर चुकी है। मेरे पति ने मेरा एतबार नहीं किया। अब मैं अपने घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी की बातें मेरा दिल चीर रही थी। मैंने उसे सीने से लगा लिया, उसके पापा को कुछ कुछ बातें बताई। अगले दिन सुबह के वक्त मेरा दामाद आ गया। उसने भी मुझसे माफ़ी मांगी। मेरी बेटी को दुख देने के लिए वो बेहद शर्मिंदा था। मेरी बेटी को वापस ले गया। मेरी बेटी के पति ने इसका बहुत इलाज करवाया। उसने अपनी बहन के गुनाहों की सजा दिलाने का फैसला किया। फिर मेरी बेटी की ननद को पुलिस पकड़कर ले गई। जेल में इसका बहुत भयानक अंजाम हुआ। वो साइको तो पहले से ही थी, दिमागी तौर पर और अब जिस्मानी तौर पर भी महफूज होकर रह गई। मेरी बेटी अब खुशियों से जिंदगी गुजार रही है। माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से नफरत करना चाहिए, वरना ये चीजें इंसान की जिंदगी तबाह व बर्बाद करके रख देती है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।